डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट साइंस के लिए क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। डियर स्टूडेंट्स, पढ़ाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए, आपके सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं जाता आपकी जेब से, सिर्फ इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आप जितना सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरी फैमिली जो मुझे इतना लाइक कर रही है वो उतना ही आगे सब्सक्राइब बढ़ता चला जाएगा और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाता जाऊंगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारे इस क्रॉप प्रोडक्शन के जो चैप्टर है इसकी शुरुआत। देखिए, क्रॉप यानी फसलें। प्रत्येक जो जीवित प्राणी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उसको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए। और वो भोजन कहाँ से आ रहा है? वो हम फसलों के माध्यम से ले रहे हैं। हम गेहूं की रोटियां खाते हैं, बाजरे की रोटी खाते हैं, मक्के की रोटी खाते हैं। तो जो भी लिविंग थिंग्स है उसको जिंदा रहने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट्स होती है, और फूड हमारा कहाँ से आता है? क्रॉप से आता है। लेकिन इस क्रॉप को लेने के लिए, इसको उगाने के लिए हमें कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कुछ इसके रूल्स हैं। हम उनको पर्टिकुलरली पढ़ते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम आपको बताना चाहेंगे कि जो इंडिया के अंदर है, बेसिकली जो हम फसलों का टाइप लेते हैं दो, लेकिन अगर मौसम के हिसाब से ले तो फसलें 3 प्रकार की होती हैं: रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप और जायद फसलें। लेकिन हम बेसिकली क्रॉप्स के 2 ही टाइप्स पढ़ते हैं, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आज हम अपना जो पहला टॉपिक है वो रहेगा हमारा क्रॉप से रिलेटेड। तो हम क्रॉप के पहले बात कर लेते हैं। देखिए, क्रॉप्स व्हेन द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन इन द फील्ड्स ऑन ए लार्ज स्केल टू ऑब्टेन फूड्स, जैसे कि व्हीट है, राइस है ना, आपकी मेज है। देखिए बच्चों, जब हम क्रॉप्स किसे कहेंगे कि जब हम व्हेन द सेम काइंड यानी एक ही प्रकार के प्लांट्स, पौधे, आर ग्रोन उगाए जाएंगे इन द फील्ड्स, खेत में, ऑन ए लार्ज स्केल बहुत अधिक मात्रा में, क्या प्राप्त करने के लिए? भोजन प्राप्त करने के लिए। जैसे कि हम गेहूं उगाते हैं, हम चावल उगाते हैं, और फसलें जैसे कि हम कोई वेजिटेबल्स उगाते हैं, है ना, मक्का उगाते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता कि खेत के अंदर हम एक ही प्रकार का एक पौधा लेते हैं, बाकी हम नहीं। क्योंकि जब भी हम कोई फसल उगाते हैं तो पूरे खेत में जो पौधे होते हैं वो एक ही प्रकार के हैं। अगर मान लो हमने गेहूं की फसल तैयार की है तो उसमें सारे पौधे गेहूं के रहेंगे। अगर हमने राइस उगाए हैं तो उसमें सारे जो प्लांट्स रहेंगे वो राइस के रहेंगे, है ना बच्चों। तो हम उसे क्रॉप्स कहेंगे। यानी कि जब एक खेत के अंदर एक ही प्रकार के बहुत अधिक पौधे एक साथ उगाए जाएं तो हम उसे फसल कहेंगे। ठीक है बच्चों। भारत में मैंने जैसा भी बताया, जनरली फसलों को हम 2 भागों में बांटते हैं। तो इसका जो हमारा सेकंड टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, तो क्रॉप्स जो है उसके हम 2 भाग लेकर चलते हैं बच्चों। पहला हम लेकर चलते हैं रबी क्रॉप्स और दूसरा हम लेकर चलते हैं खरीफ क्रॉप्स। ठीक है बच्चों, हम ये 2 भाग लेकर चलते हैं। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स को। खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स which are sown in rainy season, जो फसलें बरसात के सीजन के अंदर उगाई जाएं, आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, उन्हें हम खरीफ की फसलें कहते हैं बच्चों। हमारे इंडिया के अंदर जो रेनी सीजन होता है वो जून से सितंबर होता है, और ये जो फसल पक जाती है उसके बाद में इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है, कटाई होती है, वो सितंबर या फिर अक्टूबर के अंदर वो हो जाती है। इस फसल के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पेडी, मेज, मिलेट, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। पेडी होता है आपका जो राइस है जिसे आप धान बोल देते हैं, मेज यानी मक्का, मिलेट होता है बच्चों बाजरा, सोयाबीन आप जानते हैं, ग्राउंडनट होता है आपका मूंगफली, और कॉटन आपकी कपास। अब हम बात करते हैं रबी क्रॉप्स के बारे में। रबी क्रॉप्स, the crops which are sown in winter season are called रबी crops। वो फसलें
जो उगाई जाती है, बोई जाती हैं विंटर सीजन में, सर्द मौसम में, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, उन्हें हम रबी की फसलें कहते हैं। बच्चों हमने इससे पहले क्या था, खरीफ फसलें, जो फसलें रेनी सीजन में बोई जाती थी उनको तो हम कहते थे खरीफ की फसलें, और जो विंटर सीजन में बोई जाती है उनको कहते हैं हम रबी फसलें। रबी फसलों का जो टाइम पीरियड है वो होता है अक्टूबर से मार्च। अक्टूबर के आसपास हम इसकी बिजाई शुरू कर देते हैं और मार्च और अप्रैल तक हम इसको मतलब हार्वेस्ट कर लेते हैं। जो इसका हार्वेस्टिंग पीरियड होता है वो मार्च के अंदर पूरा हो जाता है और अप्रैल के फर्स्ट सेकंड वीक तक हम उसकी कटाई कर लेते हैं। इसके जो कुछ उदाहरण हैं रबी क्रॉप्स के, वो हैं आपके वीट, गेहूं जिसके हम आजकल कटाई कर रहे हैं, ग्राम जिसे हम चना बोलते हैं, पीज, मटर, मस्टर्ड आपकी होगी सरसों। अब हम बच्चों आगे बात करेंगे कि इन फसलों को बोने से पहले कुछ हम प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस कैसे कि मान लो हमने अब गेहूं की फसलें मतलब काटी हैं और अब हम अगली फसलों की तैयारी करेंगे जो कि खरीफ की फसलें होंगी, तो उनकी तैयारी हम किस प्रकार करेंगे, तो वो रहेगा हमारा कि बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले आता है बच्चों हमारा स्टेप जो कि है प्रिपरेशन ऑफ सोइल, मिट्टी को तैयार करना। तैयार कैसे बच्चों, जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि मान लो हमने गेहूं की फसल अब काटी है, तो उसके अंदर जो गेहूं की जो रूट्स होती है, जो जड़ें होती हैं उसके पौधे की, वो उसके अंदर जमीन के अंदर ही रहती हैं, क्योंकि हम उसको जड़ से ऊपर से पौधे की कटाई करते हैं ना कि बिल्कुल उसको जड़ से उखाड़ते हैं। तो उसकी जड़ को उखाड़ने के लिए क्या उपाय है, हम 1 बाय 1 तो सभी को उखाड़ नहीं सकते, इसलिए हम उसके अंदर कल्टीवेटर की सहायता से जो मिट्टी है उसको सारी को लूज करते हैं। उस सारी मिट्टी को हम लूज करते हैं, फिर उसको मतलब लेवल के अंदर लेके आते हैं मिट्टी को, और फिर हम उसके अंदर इरिगेशन अगर हमने करनी है, उसको पहले पानी देना है, उस मिट्टी को थोड़ा वाटर से थोड़ा गीला हो जाएगा मिट्टी, उसके बाद हम उसमें करते हैं सोविंग, ये होता है बिजाई करना, उसमें बीज डालना, हमने जो भी फसल बोनी है उसके बीज डालना। उसके बाद में कुछ समय बाद जब हमने उसको सोविंग कर दिया, बीज उसके अंदर डाल दिए, तो बीज मिट्टी के अंदर से बाहर निकलेंगे, थोड़े बड़े होंगे, फिर हम उसके अंदर ऐड करते हैं खाद, मैन्योर और फर्टिलाइजर, जो कि फैक्ट्रीज के अंदर तैयार होता है फर्टिलाइजर जिसे हम उर्वरक कहते हैं। आपने सुना होगा डीएपी, है ना बच्चों, तो वो भी एक फर्टिलाइजर है। और मैन्योर होता है जो हमारी ऑर्गेनिक जो खाद है जिसे हम गोबर की खाद बोलते हैं, तो हमारा मैन्योर के अंदर आता है। उसके बाद में इरिगेशन, जब पौधे थोड़े और बड़े हो जाते हैं तो हम उसके अंदर खाद डालने के बाद हम उसमें पानी डालते हैं, ताकि वो जो हमने खाद डाला है, फर्टिलाइजर्स डाले हैं, वो पानी के साथ में पौधों के अंदर वो समा जाए, उसके मिट्टी के अंदर वो खाद जो है वो चला जाए। उसके बाद में फसलें थोड़ी और बड़ी हो जाती हैं, तो हम सभी ने देखे हैं कि उसके अंदर कुछ अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं वो उग जाते हैं। उन अनवांटेड प्लांट्स को जो उग गए, जो हमारी फसलों के साथ में उगे हैं, फसलों के पौधों के साथ में, हम उन्हें कहते हैं वीड्स। हम उनको उखाड़ने के लिए वीडिसाइड्स का भी प्रयोग करते हैं कि भाई वो उसमें जन्मे ही ना, है ना, आपने देखा होगा उस पर स्प्रे की जाती है, वो आपका वीडिसाइड्स होता है। हम उसको मैनुअल तरीके से भी, खुरपी की सहायता से, कस्सी की सहायता से भी हम उनको अलग कर देते हैं, हमारे जो मेन प्लांट्स होते हैं। उसके बाद में आता है जब फसलें पककर तैयार हो जाती हैं तो हम उसको हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्ट यानी हम उसकी कटाई कर लेते हैं। तो जो हमारे प्लांट्स हैं उनसे हमने जो ग्रेन लेना था वो हम प्राप्त कर लेते हैं, और जो चाफ होता है उनसे हम अलग कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्रेशर। उसके बाद में स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, फिर जो हमने अनाज जो मिला है, जो ग्रेन्स मिला है, हम उसका स्टोरेज करते हैं। हमारे घरों के अंदर हमें जितनी आवश्यकता होती है हम उसका स्टोरेज करते हैं, बाकी को हम मंडी के अंदर जाकर बेच देते हैं भाई, ताकि वहां से भी और लोग खरीद सके। तो ये हमारे स्टेप्स हैं, आगे हम इनको 1 बाय 1 डिटेल के अंदर अभी पढ़ रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना। द अपर लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल, जो मिट्टी की ऊपरी सतह होती है उसे हम कहते हैं सॉइल, मिट्टी, मृदा।
The soil is prepared for sowing the seeds of the crops by plugging, leveling and manuring. मिट्टी की जो ऊपरी सतह है, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, उसे हम मृदा कहते हैं या मिट्टी कहते हैं। अब इसको हम तैयार करते हैं, 3 इसके अंदर तरीके लगाते हैं। सबसे पहले प्लगिंग, प्लो के द्वारा, हल या कल्टीवेटर के द्वारा हम जो मिट्टी है उसको लूज करते हैं, उसको टर्न आउट करते हैं। दूसरा, फिर उसको जब हम कल्टीवेटर की सहायता से उसको लूज करते हैं तो उसमें मोटे मोटे जो डले जिसे हम बोल देते हैं वो निकल जाते हैं। फिर मिट्टी को लेवल करने के लिए हम लेवलिंग करते हैं और उसके बाद हम उसके अंदर मैन्योरिंग करते हैं, यानी उसके अंदर खाद मिलाते हैं ताकि जो मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो इंक्रीज हो जाए, फर्टिलिटी उसकी इंक्रीज हो जाए। तो सबसे पहले था प्लगिंग। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग और टिलिंग। जो प्रक्रिया है मिट्टी को लूज करने की, उसको तोड़ने की, उसे हम कहते हैं प्लगिंग और टिलिंग। इट इज डन बाय प्लो और कल्टीवेटर। इसे किया जाता है हल के द्वारा। आपने देखा होगा पुराने जमाने में जो किसान थे वो बैल के साथ में हल को अटैच करके उसको खेत की जुताई किया करते थे, उसको प्लग किया करते थे। आजकल तो ट्रैक्टर के द्वारा क्या मशीनें इतनी आ गई है, थोड़े समय के अंदर ही हम उसकी प्लगिंग कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कल्टीवेटर। सेकंड जो था आपका लेवलिंग। द प्लग्ड सॉइल इज लेवल। जिस मिट्टी के अंदर हमने अभी जुताई की है उसको हमने लूज किया है तो उसमें जो मोटे मोटे जो डले होते हैं तो उनको लेवल में करने के लिए हम उसको लेवलर का इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर क्या होता है, प्रेसिंग इट विद ए वुडन लेवलर, या तो लकड़ी की एक बड़ी सी वो हो सकती है, आप जिसे हम मेज बोल देते हैं, लकड़ी की होती है, या फिर वो आयरन लेवलर हो सकता है जिससे कि जो सारी खेत की मिट्टी होती है वो लेवल में हो जाती है, सो दैट टॉप सॉइल इज नॉट ब्लोन अवे बाय एयर। देखिए बच्चों, अगर मिट्टी कहीं नीचे कहीं ऊपर, कहीं नीचे कहीं ऊपर होगी तो हवा चलने पर जो मिट्टी होगी वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगी। यानी अगर हवा चलेगी तो मिट्टी जहाँ पर ऊंचाई है तो वहां से वो निचाई की तरफ जाएगी। तो जो नीचे वाला हिस्सा अगर वहां पे कोई बीज होगा तो उस पर और मिट्टी जमा हो जाएगी, तो जिससे पैदावार में कमी आएगी। और जहाँ पर पहले ऊंचाई थी वहां पे अगर कोई बीज होगा तो बीज वो उग नहीं पाएगा, वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसलिए मिट्टी को लेवल करना काफी जरूरी हो जाता है। उसके बाद में आता है आपका मैन्योरिंग। देखिए, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए, फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हम उसके अंदर मैन्योर डालते हैं, उसके अंदर हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं। मैन्योरिंग मीन्स एडिंग मैन्योर टू द सॉइल, यानी मिट्टी के अंदर खाद को डालना। इट इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। यह जो मिट्टी की उपजाऊ जो क्षमता होती है उसको इंक्रीज कर देती है ताकि हमारी पैदावार काफी अच्छी हो। ये था हमारा पहला पार्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जो कि है सोविंग। इसका सेकंड पार्ट है बच्चों, वो है सोविंग, बीज की बिजाई करना। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन द ग्राउंड सॉइल फॉर ग्रोइंग द क्रॉप प्लांट्स इज कॉल्ड सोविंग। यानी ये प्रक्रिया है किसकी, पुटिंग सीड्स को रखना इन द ग्राउंड सॉइल, मिट्टी के निचली सतह में, फॉर ग्रोइंग उगाने के लिए, द क्रॉप फसल, यानी फसल के जो पौधे उगाने के लिए मिट्टी के अंदर हम क्या करते हैं, बीज को रखते हैं। लेकिन रखने का मतलब ये नहीं हाथ से रख दिया, उसके कुछ तरीके हैं। इज कॉल्ड सोविंग। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। देखिए, अगर हम बीज ही नहीं बोएंगे, हम सोविंग ही नहीं करेंगे तो हमारे पास क्रॉप कहाँ से आएगी। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम उसके अंदर बीज की बिजाई करें। बिफोर सोविंग
बीज को बोने से पहले हम क्या देखते हैं बच्चों, गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड। तो हम देखते हैं कि जो बीज की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर अच्छे बीज होंगे तो जो फसल होगी वो भी अच्छी पैदा होगी। मेथड ऑफ सोइंग सीड्स। अब कुछ मेथड्स हैं कि बीज की बिजाई किस प्रकार करें। देखिए प्राचीन समय में जो ओल्डर टाइम है उसमें जो फार्मर्स थे उनके पास में इतनी मशीनें नहीं हुआ करती थी, तो वो जो बीज की बिजाई करते थे वो मैनुअली क्या करते थे, और जो उसको मिट्टी को लूज क्या करते थे, टीलिंग क्या करते थे, वो अपने प्लो के द्वारा क्या करते थे, बैल के द्वारा क्या करते थे। लेकिन आज का जो मॉडर्न जो टाइम है उसके अंदर हमारे पास काफ़ी फैसिलिटीज़ है, कल्टीवेटर है और मशीनें हैं जिनके द्वारा हमारे पास सीड ड्रिल्स हैं जिनके द्वारा हम काफ़ी जल्दी काफ़ी बड़े फील्ड के अंदर हम बिजाई कर सकते हैं। तो इसमें तरीके हैं बाय हैंड और विद सीड ड्रिल्स। बाय हैंड एंड मैंने पहले बताया कि पुराने जो किसान थे वो अपने यहाँ पर एक थैली लटका लिया करते थे, उसमें बीज रखते थे और हाथ के द्वारा वो बीजों का छिड़काव क्या करते थे खेत में। लेकिन वो तरीका ज़्यादा कारगर नहीं था क्योंकि उसमें कुछ जगह पर तो बीज ज़्यादा गिर जाते, कुछ जगह पर बीज गिरते नहीं, और बीज क्या थे मिट्टी के ऊपर गिर जाते, तो जो कुछ पक्षी है उन बीज को खा जाया करते, जिससे पैदावार काफ़ी कम हुआ करती थी। जो इसका सेकंड तरीका है वो काफ़ी बेस्ट है जो कि सीड ड्रिल्स। तो जो सीड ड्रिल्स है इसके अंदर क्या होता है बच्चों, एक तो प्रॉपर जो गैप के अंदर बीज की बिजाई होती है ना, और प्रॉपर लेंथ के ऊपर ही सारा कुछ काम होता है, लेवल होने के बाद में मिट्टी, और एक प्रॉपर जो उसकी मिट्टी की हाइट होती है अंडरग्राउंड, उसके अंदर जाकर वो बीज डाला जाता है ताकि वो अच्छे समय में काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर ले और ना ही किसी पक्षी को दिखाई दे, क्योंकि अगर पक्षी को बीज दिखाई देगा तो पक्षी वहां से बीज उठा के खा जाएगा। इसलिए इसको मिट्टी के अंदर एक मैनुअल जो आपकी ग्रोथ आप कह सकते हैं जहाँ से पौधा आसानी से ग्रो कर सके, हम वहां पर इसको रखते हैं। तो देखिए द सोइंग ऑफ सीड्स बाय हैंड और मैनुअली इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब ही होता है फैलाना, यानी किसी भी चीज को फैलाकर फेंकना। सेकंड है सीड ड्रिल्स। द सोइंग विद सीड्स ड्रिल इज मच बेटर देन सोइंग बाय हैंड्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हाथ के द्वारा बीज फेंकने से अच्छा है कि हम उसको सीड ड्रिल्स के द्वारा हम उसको क्या करें, बीज की बिजाई करें, जिससे कि वो एक अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे। अब हम इसका तीसरा पार्ट पढ़ेंगे बच्चों। जो इसका तीसरा जो पार्ट था बच्चों वो है आपका एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। देखिए मैन्योर जो होता है वो आपका ऑर्गेनिक मैटर यानी आपका जैविक खाद हम इसे बोल सकते हैं, जो गोबर की खाद मैंने आपको पहले बताया था। और जो फर्टिलाइजर्स है ये फैक्ट्री के अंदर तैयार होता है, उर्वरक हम इसे हिंदी में बोलते हैं। अब देखिए हमें ये ऐड करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जैसे कि हमें जिंदा रहने के लिए हम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, हम भोजन लेते हैं उसके लिए, उसी प्रकार खेत के अंदर हम फसलें उगाते हैं। तो जो मानो हमने अभी कोई फसलें उगाई हैं तो जो पहले से उसके पास जो न्यूट्रिएंट्स थे, जो मिनरल्स थे उस भूमि के अंदर, उस सॉइल के अंदर, वो तो उस फसल ने ले लिए। अब जो हम अगली फसल बोने जा रहे हैं उसके लिए न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएंगे, तो इसलिए हम उसके अंदर क्या करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं ताकि जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो फिर से इंक्रीज हो जाए और जो हम फसल बोने जा रहे हैं वो काफ़ी अच्छी तैयार हो। देखिए द डेफिशिएंसी ऑफ प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि हमने जो पिछली फसल बोई थी उससे क्या हो गया था कि जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स है उसकी उसमें डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है। एंड ऑर्गेनिक मैटर, और जो कोई जैविक जो भी पदार्थ है उसकी कमी हो जाती है मिट्टी के अंदर इन द सोइल इज मेड अप बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स टू द सोइल। तो उसको पूरा करने के लिए हम उसके अंदर खाद और उर्वरक ऐड करते हैं। ठीक है बच्चों, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैन्योर क्या होता है और फर्टिलाइजर्स क्या होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लेसन का। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। मैन्योर होता है आपका खाद, जो आपकी गोबर की खाद है, और फर्टिलाइजर्स होते हैं आपके उर्वरक। देखिए बच्चों, इट इज ए नेचुरल सब्सटेंस, ये प्राकृतिक पदार्थ है, ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट,
like cow dung, plant leaves, etc. prepared in the fields। देखिए बच्चों, ये जो खाद है, गोबर की जो खाद है, ये जो हमारे एनिमल्स हैं, गाय है, भैंस है, इनका जो वेस्ट होता है उसको हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, और जो पेड़ पौधों का जो पत्तियां हैं हम उनको एक साथ, जो भी हमारे घर में जो कूड़ा है, मिट्टी है, उसको हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। तो कुछ समय बाद इसके अंदर छोटे छोटे माइक्रोब्स पैदा हो जाते हैं जो इसको डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है, और इसको क्या करते हैं, काफी रिच इन न्यूट्रिएंट्स बना देते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है फसलों के लिए। फर्टिलाइजर्स देखिए, पहला पॉइंट कि फर्टिलाइजर्स आर मैन मेड। उर्वरक को, जो फर्टिलाइजर्स है वो मैन मेड है। प्रीपेड इन फैक्ट्रीज, उनको हम फैक्ट्रियों में निर्माण करते हैं उनका। इसका दूसरा पॉइंट देखो बच्चों कि मैन्योर इज नॉट वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। देखिए इसमें न्यूट्रिएंट्स तो हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं है जो हमें ज्यादा बम्पर पैदावार दे सके। जैसे कि इसके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम की थोड़ी कमी पाई जाती है। और जो हम फर्टिलाइजर्स जो फैक्ट्रीज के अंदर बनाते हैं वो काफी रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स के अंदर, जो कि हमारे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम होता है। इन शॉर्ट हम इसको बोलते हैं एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम। एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फॉस्फोरस और के फॉर पोटाशियम। थर्ड पॉइंट देखिए इसका कि इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल विच इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अभी जो गोबर की खाद है ये बहुत अधिक मात्रा में ह्यूमस प्रोवाइड करवाती है मिट्टी को, जिसके अंदर पानी होल्डिंग उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है और काफी समय तक वो गीली रहती है मिट्टी, जिससे कि जो पौधे होते हैं उनको काफी समय तक पानी मिलता रहता है। और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो किसी प्रकार की कोई मिट्टी को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। दे डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फोर्थ पॉइंट देखो कि मैन्योर इंक्रीज द नंबर ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स इन द सॉइल। मैंने अभी बताया कि जो माइक्रोब्स जिसकी रिक्वायरमेंट है फसलों के लिए, उसके नंबर को मैन्योर बढ़ा देता है। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होता है वो मैन्योर के कंपेयर में इतने अधिक मात्रा के अंदर फर्टिलाइजर जो है वो माइक्रोब्स, जो कि यूजफुल माइक्रोब्स कहलाते हैं, वो नहीं पैदा कर पाता है। तो ये इनका बीच का डिफरेंस था बच्चों। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि देखिए हम फसलों का रोटेशन करते हैं, फसलों के रोटेशन के पीछे भी एक रीजन है कि इन्हीं की कमी हो जाती है फसलों में। जो खेत है, जो आपकी मिट्टी है, उसके अंदर मान लो आपने इस बार गेहूं उगाए हैं, तो गेहूं को जिस प्रकार अधिक पानी चाहिए, है ना बच्चों, तो अगर हमने मान लो उसको सर्द ऋतु में ना बोकर गेहूं को, उसको गर्मियों में ही मतलब हम उसकी बिजाई कर रहे हैं मान लो, तो फिर क्या वो पैदा हो पाएगी? पैदा होगी तो क्या उतनी पैदा हो पाएगी जो कि हम अब जो सीजन में हमने जो गेहूं प्राप्त की है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसके लिए एक सुटेबल वेदर होना चाहिए, सुटेबल कंडीशन में उसके लिए पानी की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि गेहूं को पानी बहुत अधिक मात्रा में चाहिए। और आपका जो फोर्थ पार्ट आता है बच्चों वो आता है इरिगेशन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हम जो क्रॉप रोटेशन करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो वेदर कंडीशन में पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होती है। इसलिए जो फसलें ज्यादा पानी लेती हैं जैसे कि वीट है, राइस है, इनको हम विंटर सीजन में उगाते हैं, और जिन्हें कम पानी चाहिए जैसे कि बाजरा है ना, तो हम इनको गर्मियों में उगाते हैं और इनको खाते सर्दियों में है। तो बात करते हैं इरिगेशन की। इरिगेशन होता है सिंचाई, द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप प्लांट्स इन द फील्ड्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। मीन्स की प्रक्रिया है बच्चों सप्लाई करने की वाटर, किसको? टू क्रॉप प्लांट्स, जो हमने फसल में जो पौधे बोए हैं उनको पानी की सप्लाई करना एट रेगुलर इंटरवल्स, समय समय पर। जिस प्रकार हमें समय समय पर पानी की प्यास लगती है, इसी प्रकार जो फसलें हमने उगाई हैं उन पौधों को भी पानी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हम उनको पानी देते हैं एक रेगुलर इंटरवल पर, जिसे हम कहते हैं इरिगेशन, सिंचाई। अब इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, यानी वो स्रोत क्या हैं इरिगेशन के जिसके द्वारा हम खेतों में पानी देते हैं। तो देखिए रिवर्स हमारी नदियां, कैनल्स हमारी नहरें, वेल्स कुएं, ट्यूबवेल्स,
डैम्स हमारे बांध आ गए बच्चों, पोन्ड्स तालाब, और लेक्स झीलें, ये हमारे सोर्सेज हैं। रेन बारिश भी एक सोर्स है इरिगेशन का, क्योंकि बारिश से भी काफी जगहों पर जहां पर पानी की कमी है वहां पर इरिगेशन का सोर्स बारिश ही होता है मोस्टली। अब जो हम बात करते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन की, प्राचीन समय में जब हम सिंचाई करते थे तो किस प्रकार करते थे, तो देखिए उसके कुछ टाइप्स हैं। पहला है मोट, जिसे हम पुली सिस्टम कहते हैं, खींचते थे हम। दूसरा है चैन पंप, तीसरा है ढेकली, चौथा है राहत। ठीक है, अब इन चारों तरीकों को मैं आपको पिक्चर के द्वारा बुक के हेल्प से आपको अभी समझा रहा हूं। अब जो पहला तरीका है बच्चों, वो है आपका मोड सिस्टम। अब इसके अंदर आप देखिए, ये जो किसान है इस बैल की सहायता से, मतलब एक जो कोई भी मटका है या कोई बाल्टी है उसको इस कुएं में लटकाता है, और ये जो बैल है उसको खींच रहा है, और फिर ये जो पानी वाला जो सोर्स इससे निकाल कर ये खेतों के अंदर डाल रहा है, एक जगह डालता है ये, लेकिन इसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। जो आपका सेकंड तरीका था बच्चों वो है चेन पंप। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक ऐसा कोई सोर्स होना चाहिए कि जिसमें वाटर पहले से मौजूद हो। वो कोई पॉन्ड्स हो सकता है, देखो जैसे ये जो है आपका, ये कोई पॉन्ड्स हो सकता है, कोई झरना हो सकता है, कोई नदी हो सकती है। अब इसके अंदर हम दो ये ऐसे फिक्स कर देंगे व्हील्स, और फिर इनके ऊपर हमने क्या लगा दिया है, ये पानी लाने वाले सोर्स लगा दिए हैं। तो जैसे ही व्हील्स रोटेट करेंगे तो पानी की जो सोर्सेज है ये ऐसे घूमते रहेंगे, और इनमें पानी इसके अंदर से आता रहेगा, और यहाँ पे वाटर निकलता रहेगा जो आगे खेतों के अंदर जाता रहेगा। अब जो तीसरा तरीका था आपका, वो था आपका ढेकली का बच्चों। ठीक है, ये एक कुएं के अंदर से फिर से पानी उठाना है, इसको मैनुअली इस प्रकार से उठा रहे थे हम, इसको घुमाते थे, ये जो डंडा है इससे बाल्टी बंधी हुई है, तो इसमें भी काफ़ी मतलब समय लगता था। अब जो चौथा तरीका आता है आपका, वो था आपका रहट, जिसे आप लेवर सिस्टम कहते हैं। इसके अंदर किसान बैलों के जो कंधे होते हैं, जहाँ पे उनका सिर है उसके पीछे इसको लगाकर बैलों को घुमाता था, बैल घूमते थे, तो जो रस्सी की सहायता से वो आगे पानी को निकालते थे, वो खेतों के अंदर डल रहा था। तो ये जो चारों तरीके हैं ये आपके प्राचीन तरीके हैं बच्चों। जो हमारा अगला तरीका आता है बच्चों, वो आता है आपका मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। हमने अभी पढ़ा था कि कैसे पहले के समय में इरिगेशन होती थी। अब आता हमारा जो मॉडर्न, जो आधुनिक तरीका हम अपना रहे हैं वो कौन कौन से हैं। तो उसमें दो टाइप्स हैं, पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा है ड्रिप इरिगेशन। तो बच्चों देखिए, स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं फुहारा विधि। आपने देखा होगा कि खेतों के अंदर एक पाइपलाइन होती है, मेन पाइपलाइन, उसके अंदर हम सब जो उसकी छोटी पाइपलाइन होती है वो उसके ऊपर लगा देते हैं, ऐसे देखो। जैसे ये मेन पाइपलाइन है, और इसके अंदर ऐसे हम छोटी छोटी और ऊपर पाइप जोड़ देते हैं, और इनके हेड के ऊपर हम नोजल लगा देते हैं। तो जैसे ही नीचे से यहाँ से पानी आएगा और इन नोजल के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो नोजल्स रोटेट करती हैं, और पानी इसके अंदर से सभी के अंदर जाएगा, और ये नोजल्स रोटेट करेगी तो ये पानी यहाँ से क्या होगा, बाहर फैलेगा, स्कैटर होगा। स्प्रिंकलर, इसको बोलते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। ये जो सिस्टम है वहां ज्यादा मददगार है जहां पर जो है भूमि मतलब समतल नहीं है, प्लेन नहीं है। तो आपने देखा होगा जहां पर प्लेन नहीं होगी तो वहां पर हम पानी को जो है सिंचाई के लिए जो हम यहाँ पर तरीके अपना रहे हैं, जहाँ पर प्लेन भूमि है, तो वैसे वहां पर हम नहीं कर सकते, इसलिए वहां पर ये पाइपलाइंस डालनी पड़ती है। क्योंकि वो क्या होती है, इस प्रकार देखिए आप, ऐसे चढ़ाई वाले जो पहाड़ी इलाके होते हैं वो इस प्रकार चढ़ाई होती है उन पे, खेतों पे, तो इस पे सिंपली पानी तो क्या होगा, अगर हम यहाँ पे पानी डालेंगे तो सारा नीचे आएगा। इसलिए अगर हम वहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम लगाएंगे तो उसका जो पानी होगा वो सभी जगह पे क्या होगा, मतलब अच्छे से उसका छिड़काव हो जाएगा। ठीक है, तो ये वहाँ जहाँ पर अनइवन लैंड है, अनइवन, जहाँ पर एक जैसी भूमि नहीं है, लेवल में जमीन नहीं है, वहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आता है आपका ड्रिप इरिगेशन।
अब ये जो इरिगेशन होती है ड्रॉप बाय ड्रॉप इरिगेशन होती है। इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे भी कोई पौधा है, जैसे आपका कोई भी पौधा है तो उसकी जड़ों के अंदर यहाँ पे ये ड्रिप बाय ड्रिप जो है, ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें पानी गिरता है। अब ये जो इस प्रकार का जो इरिगेशन है वो गार्डन्स के अंदर काफी ज्यादा मददगार है। इसके अंदर पानी की वेस्टेज भी नहीं होती है, और जो ड्रॉप बाय ड्रॉप इरिगेशन है उससे जो पानी जो हम इसको पौधे को देना चाह रहे हो काफी अच्छे तरीके से पानी दिया जाता है। तो ये थे हमारे दो आज के मॉडर्न तरीके, और ये जो चार मैंने आपको पहले बताए थे ये थे आपके ट्रेडिशनल मेथड्स। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसका जो फिफ्थ पार्ट आता है वो आता है रिमूविंग द वीड्स। मैंने इसका पहले जिक्र किया था आपको। वीड्स क्या होते हैं? द अनवांटेड प्लांट्स which grow along with a cultivated crop are called weeds। यानी वो अनवांटेड जिनकी हमें जरूरत ही नहीं है, अगर वो पौधे भी उन पौधों के साथ में उग जाए जो हमने उगाए, यानी जिस फसल के साथ में ऐसे पौधे उग जाए जिनकी हमें जरूरत नहीं है, उन्हें हम कहते हैं वीड्स। ठीक है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल घास है, चौलाई है, या फिर बथुआ है। ये कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी फसल के साथ हमें जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये उग जाते हैं। अब इनको हटाना काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर इनको हम नहीं हटाएंगे तो जो न्यूट्रिएंट्स, जो मैन्योर, जो फर्टिलाइजर, जो वाटर हमने उन प्लांट्स के लिए दिया था, जो हमने फसल के लिए दिया था, उसका यूज ये भी करेंगे। इसलिए अगर हम इनको हटा देंगे तो जो ये न्यूट्रिएंट्स और वाटर का यूज करने वाले थे उनका यूज उनके लिए रह जाएगा, उस क्रॉप के लिए रह जाएगा जो हमने लगाई है। अब बात करते हैं वीडिंग की। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम ए क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। देखिए, इन वीड्स को क्रॉप के अंदर से अलग करना वीडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? वीडिंग। ठीक है बच्चों। अब वीडिंग करने का सही समय क्या है? जब फसलों में जो पौधे होते हैं उनमें फूल आने से पहले हमने वीडिंग की प्रोसेस को पूरा कर लेना है, क्योंकि अगर हम फूल आने के बाद या फूल आते समय अगर हम उन वीड्स को हटाएंगे तो जो पौधे हैं जिन पे फूल आए हुए हैं, फसलों के पौधे हैं, उनसे वो जो फ्लावर्स है वो गिर सकते हैं, वो टूट सकते हैं, तो उसमें नुकसान होने की संभावना रहती है। तो द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। यानी उनके बीज आने से पहले और फ्लावर्स आने से पहले हमने इस वीडिंग की प्रोसेस को कर लेना चाहिए। अब मेथड ऑफ वीडिंग की अगर हम बात करें तो पहला मेथड आएगा पुलिंग दैम बाय हैंड। देखिए, एक तो ऐसे पौधे हों जिन्हें हम आसानी से हाथ से निकाल लें तो वो हैंड्स के द्वारा हो जाएगा। सेकंड तरीका है यूजिंग ट्रवल्स, जिसे हम खुरपा बोलते हैं। ठीक है बच्चों, जिन्हें जड़ से ही निकालना है। देखिए, हाथ से क्या होता है, कई बार जड़ अंदर ही रह जाती है, लेकिन अगर हम खुरपे की सहायता से करते हैं तो जड़ भी बाहर निकल जाती है। तीसरा तरीका होता है डिस्ट्रॉइंग वीड्स बाय स्पेशल केमिकल कॉल्ड वीडिसाइड्स। देखिए, वीड्स आए ही ना, यानी वीड्स उस खेत के अंदर पैदा ना हो, इसके लिए हम वीडिसाइड्स का छिड़काव करते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ वीडिसाइड्स के उदाहरण दिए हैं, जैसे कि 2,4-D, MCPA। ये वीडिसाइड्स की जो नाम होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, उनके ये नाम हैं। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। अगला जो हमारा पॉइंट आएगा वो आएगा हमारा हार्वेस्टिंग। अब छठा जो पॉइंट आता है बच्चों वो आता है हार्वेस्टिंग, यानी जो फसल पक जाती है उसकी कटाई करना। द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ द मैच्योर्ड फूड क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। यानी फसलों की कटाई करना और फिर उसको इकट्ठा करना। मैच्योर्ड फूड क्रॉप को, जो फसल पककर तैयार हो गई है, उसको हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। यानी जो फसल पककर तैयार हो गई है उसको काट कर हम इकट्ठा करते हैं एक जगह। उसके बाद की जो प्रोसेस आती है वो आती है थ्रेशिंग। द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट द ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप
प्लांट इज कॉल्ड थ्रेसिंग। देखो बच्चों, जो फसल हमने काट कर उसको इकट्ठा करके रखी है, अगर वो स्मॉल अमाउंट में है तो हम थ्रेसिंग का यूज कर रहे हैं। उसको बीटिंग से हम उसको क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। जैसे कोई भी मान लो जैसे वीट के प्लांट्स है तो उसको पीट पीट कर हम अनाज अलग कर लेते हैं, और जो चाफ होता है, जो तूड़ी होती है, उसको अलग कर लेते हैं। लेकिन अगर वो लार्ज मात्रा में है तो हम इस टेक्निक का यूज नहीं करेंगे, फिर हम यूज करेंगे थ्रेसर का, जो चाफ और ग्रेन को अलग अलग कर देता है। इन लार्जर फार्म्स, जो बड़े बड़े खेत होते हैं, इट इज डन बाय ए मशीन कॉल्ड थ्रेसर। तो जो अधिक बड़े खेत होते हैं तो उनमें ये जो कार्य होता है, जो ग्रेन्स को, चाफ को अलग किया जाता है, ये किया जाता है थ्रेसर के द्वारा। आगे देखिए आता है आपका विनोइंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम चाफ। देखो बच्चों, ये भी अगर थोड़ी मात्रा में आपके पास फसल है तो ये वो तरीका हो सकता है। जैसे आप आटा पिसवाने से पहले, मान लो गेहूं का कोई आपने आटा पिसवाना है तो आप उसको साफ करते हैं। आप देखते हैं कि उसके अंदर छोटी छोटी मात्रा में उसमें टुकड़े पड़े होते हैं, जो कि जो अनवांटेड होता है, जिसकी हमें जरूरत नहीं होती है। तो आपने देखा होगा जो फार्मर्स होते हैं तो क्या करते हैं, वो मतलब कोई पंखा लगाकर उसकी हवा से उनको अलग करते हैं, ग्रेन्स अलग गिरता है, और जो अनवांटेड होते हैं उनको अलग डाला जाता है। तो उसको बोलते हैं विनोइंग, यानी चाफ और ग्रेन्स को सेपरेट करना। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम चाफ विद द हेल्प ऑफ विंड, यानी हवा की हेल्प से उन दोनों को अलग करना। देखो जो एक कंबाइन होती है, आपने देखा होगा बहुत ही बड़ी मशीन होती है, थ्रेसर से भी बड़ी मशीन होती है। जो सारी प्रोसेस होती है वो कंबाइन के अंदर होती है। आपने देखा होगा अगर गेहूं की फसल मान लो खड़ी है, वो पककर तैयार है, तो हम कंबाइन से उस फसल को काट भी सकते हैं, और उस फसल में से जो चाफ है उसको अलग कर सकते हैं, और जो ग्रेन है उसको अलग कर सकते हैं। ये सारा हम एक मशीन के द्वारा, एक ऑपरेशन के अंदर हम इसको पूरा कर सकते हैं। देखिए, ए कंबाइन इज ए ह्यूज मशीन विच कट्स द स्टैंडिंग क्रॉप लाइक wheat and separates the chaff from grain in one operation। ये उसको अलग कर देता है। ये हमारा छठा पॉइंट था बच्चों। अब सातवां पॉइंट आता है हमारा स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, कि हम उसका स्टोरेज किस प्रकार करें। स्टोरेज करने के लिए हम जो हमारा फूड ग्रेन्स है उसके लिए हम दो तरीके अपना सकते हैं। अगर हमने घर में स्टोर करना है तो हम उसके लिए जो गनी बैग्स होते हैं, जिसे हम हिंदी में बोरी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। और अगर हमें लार्ज स्केल के अंदर उनको स्टोरेज करना है तो हम उसके लिए यूज करते हैं ग्रेन सिलोज। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी टंकियां होती हैं, है ना। अगर आप अनाज मंडी में गए तो आपने वहां पे देखा होगा बोरियों का ढेर भी वहां पे लगा होता है, और बड़ी बड़ी टंकियां भी होती हैं। घर में भी हम आमतौर पर छोटी टंकियों का इस्तेमाल करते हैं, जो छोटी ग्रेन सिलोज होती है हम उनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बच्चों। लास्ट में हमारा आ रहा है एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, हमारा लास्ट टॉपिक है। अब हम बात करते हैं पहले कि फूड फ्रॉम एनिमल्स, हमें एनिमल्स से कौन कौन से फूड प्राप्त होते हैं। द फूड प्रोवाइड्स बाय एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ मिल्क, एग्स एंड मीट। जनरली जो हमें एनिमल्स से जो भी फूड मिलते हैं उसमें दूध आता है, अंडे आते हैं और मीट आता है। Animals are divided mainly two parts, depend on food they provides। अब हमने एनिमल्स को दो भागों में बांट लिया उनके फूड प्रोवाइड के आधार पर। वो दो पार्ट्स कौन कौन से बच्चों, एक तो जो हमें दूध देते हैं, दूसरा जो हमें मीट देते हैं, ठीक है। देखिएगा, मिल्क यील्डिंग एनिमल्स, जिन्हें हम मिल्च एनिमल भी बोलते हैं, यानी जो हमें दूध देते हैं। फॉर एग्जाम्पल काउ गाय, बफेलो भैंस, एंड गोट बकरी। एंड देयर प्रोडक्ट्स आर, और हमें इनसे क्या प्रोडक्ट मिलता है, बटर मक्खन, घी, कर्ड दही, एंड चीज पनीर, ये हमें इनसे प्रोडक्ट मिलते हैं दूध से। सेकंड जो इसका टाइप था वो था मीट एंड एग यील्डिंग एनिमल्स, जो हमें मीट और अंडे देते हैं वो एनिमल्स। उनके कुछ एग्जांपल्स है बच्चों, गोट बकरी, शिप भेड़, फिश मछली,
एंड पोल्ट्री। पोल्ट्री के अंदर हमारा चिकन आ जाता है, हैन आ जाती है, डक आ जाते हैं बच्चों। हनी, शहद आपने देखा होगा, वो भी हम भोजन के अंदर शामिल करते हैं। वो भी एक एनिमल्स की देन है, इंसेक्ट्स, जिसे हम कहते हैं बी या फिर हनी बी। हनी आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स बाय इंसेक्ट्स कॉल्ड बीज या फिर हनी बीज। बच्चों हमारा अंतिम टॉपिक रह गया है एनिमल हस्बेंड्री का। हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है एनिमल हस्बेंड्री। देखो बच्चों, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि की वो शाखा विच डील्स विद द फीडिंग, शेल्टर, हेल्थ ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। मीन्स ये एग्रीकल्चर की वो शाखा है बच्चों जो एनिमल्स से रिलेटेड, उनके खाने पीने की, उनके रहने की, छाया की जो भी, और उनके स्वास्थ्य की, जो घरेलू हमारे जानवर है उनकी अच्छे से रख रखाव को हम क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। अब कुछ वेरियस प्रैक्टिस है जो काफी नेसेसरी है ताकि हम एनिमल्स को रेज कर सके फूड्स के लिए, यानी हम उनसे ज्यादा भोजन प्राप्त कर सके, कोई ऐसी चीजें जो हमें उनसे मिलती हो और जिसको हम खाते हो। तो उसकी कुछ प्रैक्टिस है, क्या है वो देखिए। पहली है प्रॉपर फीडिंग ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स से खाने पीने का हमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर एनिमल्स ही कुछ नहीं खाएंगे तो हमें खाने के लिए वो क्या देंगे। सेकंड है प्रॉपर शेल्टर, उनके रहने की व्यवस्था काफी अच्छी करनी पड़ेगी। उनका जो छाया, शेल्टर का मतलब होता है, इसका मतलब है रहने से है। नंबर 3 है प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ एनिमल डिजीज। अगर एनिमल्स में किसी प्रकार की कोई भी बीमारी है तो उसको बचाना है, और अगर हो जाए तो उसको ठीक कराना है। तो इन सभी चीजों को हमें काफी ज्यादा मतलब अधिक मात्रा में करना है ताकि हम एनिमल से विशाल मात्रा के अंदर फूड आइटम्स प्राप्त कर सकें। तो बच्चों ये था हमारा पहला लेसन, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को आपने सब्सक्राइब अवश्य करना है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, और अपने सभी फ्रेंड्स के पास में वीडियो को शेयर करना है, और आपने वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है प्लीज। थैंक यू। के इस समय में आप घर में रहें, सेफ रहें और सभी का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।